बिस्तर पर बैठे सिमरन और नितिन दोनों की धड़कनें तेज थीं। दोनों वो काम करने वाले थे जिसके लिए उनका दिल बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें इस कदर जकड़ रखा था कि उनके पास उस काम को किए बिना कोई चारा भी नहीं था। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आए। अब इतना मत सोचिए, आखिर हम जो ये कर रहे हैं वो रागिनी की खुशी के लिए तो कर रहे हैं, और हम दोनों रागिनी को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। हाँ सिमरन, वो तो है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि गलत है ये। गलत सही के पीछे रहेंगे तो रागिनी मर जाएगी, दुख में, आंसू में, दर्द में। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं सिमरन, कभी नहीं। ये कहकर नितिन हिचकिचाता हुआ ही सही, लेकिन सिमरन के पास आ गया और उसे गले लगा लिया। सिमरन ने भी नितिन को अपनी बाहों में भर लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। इंडिया से आने वाली फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। अमेरिका के एयरपोर्ट से जैसे ही सिमरन बाहर निकली, रागिनी भागती हुई उसके पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया। सिमरन सिमरन सिमरन, आखिर तुझे मेरी दोस्ती यहाँ खींची लाई। यार 5 साल बाद मिल रहे हैं हम। सच में यार अजीब लगता है सोचकर कि बिना मिले हुए 5 साल हो गए। कभी हम दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते थे। ये कहकर दोनों की आंखें भर आईं। रागिनी और सिमरन गहरे दोस्त थे। हाई स्कूल से लेकर MBA तक की पढ़ाई उन्होंने साथ साथ की थी। और जीजू कैसे हैं? तुझसे प्यार व्यार तो करते हैं ना? वैसे तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों लग रहा है यार? नितिन बिल्कुल ठीक है यार, बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। वैसे जानती है सिमरन, तुझे देखकर मैं इतनी खुश हूँ कि क्या कहूँ। देख, शायद ऊपर वाले को भी हमारा दूर रहना पसंद नहीं था, तभी तो तेरी कंपनी ने तुझे यहाँ अमेरिका ट्रांसफर कर दिया, वो भी पूरे 3 साल के लिए। सच में यार, आई एम वेरी हैप्पी। वैसे तूने अभी भी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? अरे नहीं रे, सब ठीक है। सिमरन रागिनी के घर आ गई और 2 दिनों में ही उसे पता लग गया कि रागिनी को वैसे तो किसी बात की कमी नहीं है। बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड है उसके पास, उनकी नौकरी भी अच्छी है, अमेरिका में बहुत बड़ा आलीशान घर भी है। लेकिन शादी के 5 साल के बाद भी रागिनी की गोद सुनी है। सब जगह दिखाया यार, बड़े से बड़े डॉक्टर को, इंडिया से मम्मी ने ताबीज वगैरह भी भेजे, लेकिन मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा है। तुमने सरोगेसी के लिए नहीं सोचा यार? अरे यार, यहाँ कहाँ और कौन तैयार होगा इसके लिए? मैंने कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। ऊपर से नितिन को भी ये मंजूर नहीं है। प्लीज यार रो मत, तू रोती है तो मुझे दर्द होता है। किस्मत में आंसू लिखा है सिमरन, ये तो अब मौत तक साथ रहेंगे। अरे रागिनी, अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सिमरन तुम्हारे साथ है। कुछ चीजें शायद हमारे भाग्य में नहीं लिखी हैं, उनके लिए हमेशा आंसू बहाना कब तक सही है? एक औरत जिसकी कोख कभी नहीं भर सकती, उसका दर्द तुम नहीं समझोगे नितिन। और एक दिन रागिनी ने सिमरन से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सिमरन शॉक्ड रह गई। क्या कहा? तू माँ बन सकती है? यार इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी मेरे लिए? बोलना, कैसे बन सकती है तू माँ? तेरी हेल्प से। मेरी हेल्प? बोलना, मैं तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। नितिन के साथ सो जा यार, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी बांझ कोख के लिए। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ यार, पूरे होश में हूँ मैं। तू मेरे बच्चे के लिए सरोगेट मदर बन जाना, अपनी कोख में मेरे बच्चे को डाल ले। नहीं रागिनी, मुझसे ये नहीं होगा। रागिनी का दिल टूट गया। अपनी गोद भरने का सपना जो उसने सिमरन के आने के बाद एक बार फिर से देखना शुरू कर लिया था, वो एक बार फिर से चकनाचूर हो गया था। उसने सिमरन के इनकार के बाद भी उसको कन्विंस करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने नितिन को भी सिमरन के साथ संबंध बनाने के लिए कहना शुरू कर दिया। तू कहाँ थी? कितनी देर से हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तो तुम लोगों को अकेला छोड़कर गई थी ताकि तुम लोग जिंदगी के मजे ले सको। रागिनी, ये क्या बकवास है? जरूरत है ये। प्लीज तुम मेरे लिए सिमरन के साथ सो जाओ। मेरी गोद भर दो नितिन, प्लीज मेरी गोद भर दो। मुझे शर्म आती है रागिनी, तुम्हारी ऐसी वाहियात जिद पर। यह असंभव है, असंभव। बकवास नहीं है नितिन, जरूरत है ये। प्लीज तुम मेरे लिए सिमरन के साथ सो जाओ। मेरी गोद भर दो नितिन, प्लीज मेरी गोद भर दो। एक दिन तो सिमरन ने कहीं और शिफ्ट होने की बात भी कही। इन सब बातों ने रागिनी को तोड़ दिया और उसने एक भयानक फैसला ले लिया और आत्महत्या करने का सोचने लगी। एक दिन, रागिनी, रागिनी, दरवाजा खोलो रागिनी। रागिनी, ये क्या बेवकूफी है? दरवाजा खोलो प्लीज। ये दोनों दरवाजा पीटते रहे, लेकिन रागिनी ने दरवाजा नहीं खोला। अब तो दोनों को चिंता होने लगी।
नितिन किसी तरह खिड़की तोड़कर जब उसके कमरे में घुसा तो उसने देखा कि रागिनी गले में फंदा लगाकर पंखे से लटकने वाली थी। रागिनी, रागिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मेरी जरा भी तुम्हें है क्या नितिन? आखिरकार दोनों को रागिनी की जिद के आगे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ा जो रागिनी चाहती थी। कुछ दिनों बाद सिमरन गर्भवती हो गई। रागिनी बहुत खुश थी। वो सिमरन का बहुत ध्यान रखती थी। नितिन भी सिमरन का बहुत ख्याल रखता था। उसे कब खाना है, क्या खाना है, कब आराम करना है, कब दवाई लेनी है। मुबारक हो सिमरन, मैं पापा बन गया। और मैं मम्मा। अरे मम्मा तो मैं बनी हूं मैं। ये कहकर उसने बच्चे को गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद सिमरन बच्चे को लेकर अस्पताल से घर आ गई। लेकिन उसके घर आने के बाद रागिनी ने महसूस किया कि सिमरन और नितिन अब बिल्कुल बदल गए हैं। सिमरन ज्यादा समय नितिन के पास बिताती और नितिन भी उसके कमरे में ही ज्यादा रहता। रागिनी को उनकी ये नजदीकी चुभने लगी। एक दिन उसने सिमरन से कहा कि सिमरन देख, तेरा बड़ा एहसान है मुझ पर। तूने नितिन के बच्चे को अपने गर्भ में रखा और मुझे मां बनाया। अब तू ये बच्चा मुझे दे दे और तू कहीं और जाकर शिफ्ट हो जा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूं? जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा उसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? ये मैं नहीं कर सकती। सिमरन, पर हमारी तो डील यही हुई थी ना। मैंने तुमसे कभी कोई डील नहीं की रागिनी। मां बनना कोई डील कैसे हो सकती है? मां बनना तो एक एहसास है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास। सिमरन की बातों को सुनकर रागिनी को ऐसा लगने लगा कि उसका तो सब कुछ लुट गया। नितिन भी अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो सिमरन और उसके बच्चे की बहुत केयर करता था। इन सब बातों ने एक बार फिर रागिनी को दर्द के चक्रव्यूह में खींच लिया और उसने कई सारी नींद की गोलियां खा ली। नितिन और सिमरन ने जब रागिनी को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखा तो उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। इनकी हालत बहुत सीरियस है, हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर की बातों को सुनकर नितिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार तो करता ही था। वो रागिनी की इस हालत के लिए खुद को दोष देने लगा। मेरे चलते ये सब कुछ हुआ है सिमरन। मैंने अपनी रागिनी को अकेला छोड़ दिया। कितना साथ देती थी वो मेरा, और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैंने। ये कहकर वो रोने लगा। सिमरन को भी अब एहसास होने लगा था कि भले ही नितिन उसके करीब ज्यादा रहता है, लेकिन वो रागिनी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसे लगने लगा था कि वो उनके हंसते खेलते परिवार के बीच में आ गई। सब ठीक होगा नितिन, सब ठीक होगा। तुम्हारी रागिनी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों की मेहनत और दोनों की प्रार्थना से रागिनी को होश आ गया, और जब उसे होश आया तो उसके बगल में सिमरन का बेटा था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नितिन उसके पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी रागिनी, आई एम रियली सॉरी। सिमरन कहाँ है नितिन? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो इंडिया वापस चली गई। वापस इंडिया? पर क्यों? ने ये चिट्ठी तुम्हारे लिए दी है। रागिनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, लव यू। मुझे माफ कर दे यार, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति जो तुम्हें बहुत प्यार करता है वापस देकर जा रही हूँ, जिसे भूल से मैं अपना समझने लगी थी। यार रियली सॉरी। नितिन तुझे बहुत प्यार करता है। तुम लोग बहुत खुश रहना यार। तुम लोगों की कहानी से मेरा रोल अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेटर पढ़ते पढ़ते रागिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसका बेटा उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। मुखिया भानु सिंह अपनी बहू पार्वती के कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा था। तभी दाई उसके पास आती है। मुखिया जी, वो पार्वती बहू के लड़की पैदा हुई है। भीमा, राघव, गज्जन, इधर आओ। इससे पहले कि बहू को होश आए, इस बच्ची को जमीन में दफन कराओ। हमारे खानदान में लड़की के लिए कोई जगह नहीं। कुछ घंटों बाद पार्वती को होश आता है और वो दाई से बच्चे के बारे में पूछती है। दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है दाई माँ? तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी, पर वो मरी हुई थी। मरी हुई बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, ये दाई माँ क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी, मेरी बच्ची। पार्वती अपनी बच्ची के गम में होश खो बैठी थी। वो हवेली में इधर उधर अपनी बेटी को पुकारती भागने लगी। पार्वती का रोना उसकी जेठानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने छुपकर पार्वती को सारी सच्चाई बता ही दी। क्या? मेरी जिंदा बच्ची को इन जालिमों ने मिट्टी में दफन करके मार दिया। मैं अपनी बच्ची के पास जा रही हूँ भाभी। पार्वती, 4 घंटे बीत चुके हैं।
पता नहीं वो अब तक जिंदा भी होगी या नहीं। पार्वती उसी तरफ जाती है जहां उसकी बच्ची को दफनाया गया था। उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे जाती है। पार्वती पागलों की तरह जमीन को खोदने लगती है। उसकी बच्ची मिट्टी में लथपथ जमीन के अंदर दबी हुई थी। वो बच्ची को उठाती है और अपने कलेजे से चिपका लेती है। अचानक बच्ची का रोना निकल आता है। पार्वती, तुम्हारी बच्ची जिंदा है। हाँ भाभी, ये जिंदा है। मेरी गुड़िया जिंदा है। मेरी बच्ची, मेरी लाडो। हे भगवान, तूने मेरी बच्ची की रक्षा की। अब मैं जालिमों के बीच नहीं रहूंगी। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। हाँ पार्वती, तू लाडो को लेकर कहीं दूर चली जा, फिर यहाँ कभी लौट कर मत आना। ये जालिम लोग बेटियों को पैदा होते ही जमीन में जिंदा दफन कर देते। इन लोगों के कलेजे में दिल नहीं है और मैं जानती हूँ देवर जी भी इस प्रथा का विरोध नहीं कर पाएंगे। वो अकेले पड़ जाएंगे। तू चली जा और यहाँ कभी लौट कर मत आना। पार्वती की बेटी का जन्म उस परिवार में हुआ था जहाँ लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं थी। बेटी के जन्म लेने पर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। पार्वती को पता था कि अगर वो दोबारा अपनी बच्ची को लेकर हवेली में गई तो अब बच्ची के साथ साथ उसकी जेठानी और उसे भी जान से मार देंगे। वो बच्ची को लेकर वहां से भाग जाती है। शायद भगवान का कोई चमत्कार था जो पार्वती की बेटी जिंदा थी। मुखिया को लगता है कि पार्वती अपनी बेटी के गम में पागल होकर गांव से भाग गई है। जब पार्वती का पति वापस आता है तो पार्वती को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर पार्वती का कुछ पता नहीं चलता। पता चलता भी कैसे? पार्वती तो गांव से बहुत दूर मुंबई नगरी में पहुंच चुकी थी। वो अपनी बच्ची को गोद में लिए एक महानगर में भूखी प्यासी घूम रही थी। मैं अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे बताने से खबर गांव तक पहुंच जाएगी। मुझे अपनी बच्ची को लेकर यहीं रहना होगा। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरी बच्ची बहुत भूखी है। 10 रुपए हैं तो ले लो, उधार यहाँ नहीं मिलता। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं 1-2 दिन में आपको पैसे दे जाऊंगी। बस अभी के लिए थोड़ा सा दूध दे दो। तेरे जैसे न जाने कितने भिखारी यहाँ रोज आते हैं। सबको दूध और चाय थोड़ी बांटता रहूंगा। चल जा यहाँ से। दुकानदार जैसे ही पार्वती को धक्का देता है, एक व्यक्ति उसे बचा लेता है। और तू इस तरह से बातें करते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? ये ले 10 रुपए और इन्हें दूध दे दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी इतनी मदद की। आप इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ दर दर भटकोगी? यहाँ पास में ही मैं एक धर्मशाला चलाता हूँ, जो कि आप जैसे गरीबों के लिए ही बनी है। आप मेरे साथ वहीं चलो, आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। पार्वती जैसे ही उस व्यक्ति के साथ जाने लगती है, उसके सामने एक लंबी चौड़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। अबे ओए, किसी शरीफ औरत को बहला कर कहाँ ले जा रहा है? रुको बहन, ये जो तुम्हें अपने साथ धर्मशाला का बहाना करके ले जा रहा है, ये अजनबी औरतों के साथ ऐसे ही करता है। इसका नाम सिकंदर है और ये धंधा करता है, औरतों का धंधा। तुम्हें भी ले जाकर किसी कोठे पर बेच देगा। चल फुट यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करके अभी उठवा दूंगी। तुझे तो मैं देख लूंगा कमला। आज तूने मेरा नुकसान करवाया है। हाथ आई चिड़िया मेरे हाथों से उड़ा दी। बहन, ये शहर है और तुम लगता है बड़े शहर में पहली बार आई हो, तो ऐसे धोखेबाज लोगों से बचकर रहने की जरूरत है, नहीं तो ये खुले में घूमने वाले जालिम भेड़िए तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। मैं क्या करूं बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो बहन। पार्वती कमला को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर कमला गुस्से में आ जाती है और गालियां देने लगती है। कमला पार्वती को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो एक छोटी सी खोली में रहती थी। देखो बहन, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आसपास के घरों में काम करती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घरों में काम दिलवा सकती हूँ। बहन, मुझे तो अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना है। अब तो मेरा एक ही सपना है कि मेरी उर्मी, मेरी गुड़िया बड़ी होकर अपना नाम कमाए और अपने मुकाम पर खड़ी हो, और मैं इसी के लिए जीऊंगी। कमला पार्वती को घरों में काम दिलवा देती है। पार्वती अपनी बेटी के सहारे जीवन गुजारने लगती है। पार्वती ने पैसे जोड़कर वहीं पास में ही एक सिलाई स्कूल से सिलाई सीखना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो समय की बचत में कपड़े सिलकर और ज्यादा पैसे कमा सके। पार्वती ने एक सिलाई मशीन खरीद ली। दिन में वो घरों में काम करती थी और रात को बैठकर वो कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी। देखते ही देखते 23 साल गुजर गए। पार्वती की बेटी उर्मी अब बड़ी हो गई थी और एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। अब वो अपनी माँ के साथ एक बड़े किराए के घर में रहती थी। पर एक दिन
उर्मी, ये तू मुझे किसके घर में ले आई? माँ, ये हमारा अपना घर है, मेरी मेहनत की कमाई का खरीदा हुआ। आज से आप और मैं इसी घर में रहेंगे। सचमुच पार्वती, तेरे संघर्ष और मेहनत से आज तेरी बेटी डॉक्टर बन गई। जीती रहो बेटी, जीती रहो। एक दिन उर्मी हॉस्पिटल में थी, तभी एक केस आता है जिसमें व्यक्ति का लीवर बिल्कुल खराब हो चुका था और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। माँ कोई शरदपुर गांव के मुखिया हैं। उनका बेटा महावीर, उसका लीवर काफी खराब हो गया है। आज ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मुझे रात में वहीं रुकना होगा। क्या? शरदपुर? उर्मी, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल। पार्वती उर्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। सब लोग पार्वती को देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्वती, तुम जिंदा हो? तुम कहाँ चली गई थी? पार्वती पति की ऐसी हालत देखकर रो पड़ती है। महावीर डॉक्टर बन चुकी अपनी बेटी उर्मी को देखकर बहुत रोता है। मुझे माफ कर दे बहू, महावीर ने तेरे गम में शराब पीनी शुरू कर दी। आज मेरे ही कारण महावीर की ये हालत है। उर्मी, मुझे माफ कर दे। मुखिया पार्वती और उर्मी के पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है। एक औरत ही तो जन्मदायिनी है और हम उसी बेटी को पैदा होते ही मार देते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि जन्म देने वाली माँ भी तो औरत ही है, पत्नी है, बहन है। एक बेटी ही तो इन सभी रूपों में आती है, पर हम जैसे अनपढ़ इस बात की गहराई को समझ नहीं पाते और बेटी को होते से ही मार देते हैं। पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हर बेटी की सुरक्षा गांव का मुखिया होने के नाते मैं करूंगा। हमारे गांव की बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, ये मेरा तुमसे वादा है उर्मी बिटिया, वादा है। उर्मी अपने पिता महावीर का इलाज करती है और कुछ दिनों बाद महावीर ठीक हो जाता है और सब लोग पूरे आदर और सम्मान के साथ पार्वती और उर्मी को गांव लेकर जाते हैं। उस दिन के बाद उस गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू हो जाता है।